नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और छत्तीसगढ़ की खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। केंद्रीय कृषि सुधार बिल को लेकर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि आने वाले दिनों में हम कृषि को राज्य का विषय मानकर अलग से कानून बनाएंगे। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि कृषि सुधार बिल के कारण छत्तीसगढ़ की कई योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। उसमें सबसे प्रमुख गरीब परिवारों को ₹1 किलो की चावल योजना है। वहीं मंत्री चौबे ने यह भी कहा कि कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां और किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल से किसानों का नहीं बल्कि पूंजीपतियों का हित होना है। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार इस बिल निर्माण के विरोध के लिए आने वाले समय में विधि सम्मत कोई निर्णय लेगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार हमेशा किसानों को केंद्र पर रखकर काम करती है। ये बिल केवल किसानों की उन्नति और बेहतर विकास के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी किया था और ये शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के इलाके में ऐसा करने का शासन को कितना अधिकार है ये शासन समझती है। इसलिए हमने मरवाही को नगर पंचायत बनाया है। महामहिम जी क्वेरी कर सकते हैं, लेकिन सरकार के ये जो कार्य हैं उसको मैं समझता हूँ कि करने का अधिकार केवल सरकार को है। विधानसभा क्षेत्र 5वीं अनुसूची में है और मैं ये आरोप लगाता हूँ कांग्रेस पर कि ये उपचुनाव में अपना राजनीतिक फायदा के लिए बहुत जल्दी ये हड़बड़ में निर्णय ले रहे हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है और इसमें वहाँ के लोगों ने आपत्ति दर्ज किया है और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल महोदया उस पर संज्ञान ली है और 29 तारीख को शहरी विकास मंत्रालय का उन्होंने बैठक भी आहूत किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, प्रदेश सरकार का शुरुआत से ही रुख साफ रहा है, वो शुरुआत से ही केंद्र सरकार के इस कृषि बिल को लेकर विरोध जता रही है, लेकिन अब कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि राज्य का अलग कानून बनेगा। इस पर क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, जब से ये बिल आया है, कृषि सुधार बिल जिसे नाम दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, इस बिल को लगातार विरोध हो रहा है और खासकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जो है सदन से लेकर सड़क तक इस बिल का विरोध कर रही है। और आज हमने देखा इसको लेकर पूरा भारत बंद था और ऐसे में बताया जाता है कि जो संसदीय व्यवस्था के अनुसार, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जो कृषि का मामला है वो राज्य के अंतर्गत आता है। उस पर पॉलिसी, उस पर कानून जो है राज्य सरकारें बना सकती है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यह तैयारी की जा रही है कि कैसे जो है जो कृषि से संबंधित जो उनकी योजनाएं चल रही है उसको सुचारू रूप से और आने वाले दिनों में चलाया जा सके। इसके लिए स्वयं जो है राज्य सरकार जो है अपना एक कानून बनाए और उस कानून के अंतर्गत जो है, कृषि कानून के अंतर्गत जो है वो अपनी सारी योजनाओं को संचालित करें। सबसे महत्वपूर्ण रचना, मैं 2 चीजें आपको बताऊंगा। पहला कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार जो है 64 लाख से ज्यादा परिवारों को ₹1 किलो में पीडीएस दे रही है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। दूसरी चीज, जो 2500 रुपए में धान खरीदा जा रहा है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा दाम में ये धान खरीदा जा रहा है, तो वो चीजें प्रभावित होगी। तो ऐसे में चूंकि राज्य छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का मुख्य उद्देश्य ही है किसानों को लेकर है और उनका वापसी जो है 15 साल बाद जो है किसानों के मुद्दे को लेकर ही आया था। घोषणा पत्र में उन्होंने 2500 रुपए चुनावी जो धान का दाम और जो किसानों का कर्जा माफ किया था, इसको लेकर आया था। तो अब ऐसे में सरकार जो है कहीं ना कहीं जो उनका विजन है, उस विजन से कहीं ना कहीं ये बिल आने के बाद संभावित है कि ये सारे मामले अटक सकते हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार की अपनी अलग से तैयारी चल रही कि विधि सम्मत जो चीजें हैं ताकि और आने वाले दिनों पर परेशानी ना हो। इसीलिए आप देखिएगा कि केंद्र सरकार ने जितने भी बिल लाए हैं उसमें उन्होंने ट्रेड डाल दिया है। उनके तीनों बिल पे आप देखिएगा एक वर्ड आता है ट्रेड, और ट्रेड तो दरअसल जो है वो केंद्र का विषय रहता है। तो आने वाले दिनों पर निश्चित तौर पर राज्य सरकार ने, जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही दिया है कि हम कोर्ट में जाएंगे और ये जो केंद्र के बिल है, केंद्र के कानून है, कृषि कानून, उसको हम छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होने देंगे। निश्चित तौर पर ये राज्य सरकार की जो तमाम योजनाएं जो अभी हम देख रहे हैं, ₹1 में पीडीएस मिल रहा है और वहीं 2500 रुपए में धान खरीदी हो रही है। निश्चित तौर पर जब कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस बात के बारे में जिक्र कहा, नया कानून लाने के बारे में, तो उन्होंने ये भी कहा कि योजनाएं जो हैं वो प्रभावित होंगी। लिहाजा देखना होगा कि कब तक ये कृषि का कानून राज्य सरकार बनाती है और उसमें किसानों के हित कितने छुपे होते हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
इधर मरवाही उपचुनाव को लेकर सियासत अब गरमाने लगी है। चुनावी बाजी जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां गुना भाग करने में जुट गई हैं। हालांकि उपचुनाव से पहले मरवाही नगर पंचायत को लेकर राज्यपाल और सरकार आमने सामने है। भूपेश सरकार ने मरवाही को नगर पंचायत बनाने का फैसला किया तो राज्यपाल ने इस फैसले पर रोक लगा दी है, जो कि इस फैसले का सीधा कनेक्शन मरवाही उपचुनाव से है। लिहाजा सत्ता पक्ष और विपक्ष इसे लेकर फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। मरवाही उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान भले ही ना हुआ, लेकिन यहाँ की सियासी फिजा पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। एक दूसरे पर बढ़त बनाने के लिए सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वायदों और दावों के बीच बयानों के तीर चल रहे हैं। चुनावी तैयारियों के बीच राज्य सरकार ने मरवाही ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने का नया दांव खेल दिया, जिसके बाद मरवाही में जीत का सपना देख रही बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जाहिर है बीजेपी के पास फिलहाल इसका कोई काट नहीं, इसलिए उसकी निगाहें 29 सितंबर को राजभवन से होने वाले फैसले पर टिकी हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल महोदया उस पर संज्ञान ली है और 29 तारीख को शहरी विकास मंत्रालय का उन्होंने बैठक भी आहूत किया है और हम राज्यपाल महोदया के कदम का स्वागत करते हैं। दरअसल मरवाही को नगर पंचायत बनाए जाने को लेकर राजभवन और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। अधिसूचित क्षेत्र में नगरीय निकाय के गठन को लेकर राजभवन ने कुछ सवाल उठाए हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सरकार से इस बाबत कुछ जानकारियां मांगी। 29 सितंबर को इस पर राज्यपाल ने विभागीय अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। बैठक में वैधानिक स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसमें अधिसूचित क्षेत्रों में नगर पंचायत गठन के बाद आरक्षण की स्थिति की जानकारी भी वो लेंगी। इधर सरकार की तरफ से मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि राज्यपाल ने जो जानकारी मांगी है वो उन्हें दे दी जाएगी। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा पहले भी ऐसा हुआ है और इस फैसले से आदिवासियों के अधिकार कतई प्रभावित नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी किया था और ये शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के इलाके में ऐसा करने का शासन को कितना अधिकार है ये शासन समझती है। इसलिए हमने मरवाही को नगर पंचायत बनाया है। महामहिम जी क्वेरी कर सकते हैं, लेकिन सरकार के ये जो कार्य है उसको मैं समझता हूं कि करने का अधिकार केवल सरकार को है। निश्चित तौर पे जहां नगर पंचायत बनेगा, नगर पालिका बनेगा, वहाँ सुविधाएं बढ़ेंगी और चाहे पेयजल की हो, सड़क की हो, अन्य सुविधाएं हो तो सब बढ़ेगी। और इस दिशा में अगर राज्य सरकार करना चाहती है तो इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। वैसे पहला मौका नहीं है जब राजभवन और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनी हो। इसके पहले कुलपति की नियुक्ति और विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को लेकर राजभवन और सरकार आमने सामने आ चुके हैं। बहरहाल राज्य सरकार उपचुनाव से पहले मरवाही ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। मरवाही में लोहारी और कुम्हारी ग्राम पंचायतों को मिलाकर मरवाही नगर पंचायत का गठन प्रस्तावित है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरेला और पेंड्रा को नगर पालिका बनाने का ऐलान भी कर दिया है। इसे लेकर भी जुबानी जंग तेज हो गई है। एक तरफ जहां इसे लेकर सियासत हो रही है तो वहीं इस फैसले पर मरवाही की जनता की अपनी ही राय है। कुम्हारी ग्राम पंचायत लोकल तो कोई आपत्ति नहीं कर रहा है, उनको खुशी हो रही है कि हमारा मरवाही आगे बढ़ रहा है, नगर पंचायत बन गया। जिला बनने के बाद विकास होने लगेगा जो आज 20 साल से अवधित था। मरवाही नगर पंचायत के लिए मरवाही नगर से अपने जो 3 ग्राम पंचायत है तो कोई आपत्ति नहीं है और सभी लोग चाह रहे हैं कि मरवाही नगर पंचायत बने। पार्टी का इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इसे नगर पालिका का दर्जा दिया जिसके लिए हम सभी नगरवासी इनका बहुत बहुत आभारी हैं। पेंड्रा से शरद अग्रवाल के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोधन न्याय योजना की चौथी किश्त का ऑनलाइन भुगतान किया। आज 83,809 गौपालकों और गोबर विक्रेताओं को 8 करोड़ 2 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया गया। चौथी किश्त की ये राशि 1 सितंबर से 15 सितंबर तक राज्य के 3,122 गौठानों में क्रय किए गए 4,01,475 क्विंटल गोबर की खरीदी के एवज में की गई है। इस योजना के तहत अब तक कुल 20 करोड़ 72 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने वादे को पूरा कर रही है। वहीं राज्य के किसानों और गरीब लोगों की बेहतरी के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि केंद्र सरकार का कृषि कानून आम लोगों के हित में नहीं है।
छत्तीसगढ़ की जो महत्वाकांक्षी योजना हमने शुरू किया है गोधन न्याय योजना, उसकी चौथी किस्त जो भुगतान किया गया है लगभग 8 करोड़ 2 लाख रुपया। और इस वक्त रुख करेंगे रायपुर का, जो एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है। बढ़ते हुए नक्सली घटनाओं को लेकर उन्होंने अपने बयान के जरिए सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आदिवासी जनता की हत्या के दोषी है छत्तीसगढ़ सरकार। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार के आते ही नक्सली अब हावी होने लगे हैं। सरकार ने बस्तर की जनता को नक्सलियों के भरोसे छोड़ दिया है, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा। इसके साथ ही कहा कि नक्सल मोर्चे पर सरकार की अब तक कोई कारगर नीति सामने नहीं आई है। तो सीधा छत्तीसगढ़ सरकार पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का ये हमला, उन्होंने सीधा निशाना साधते हुए ये कहा है कि नक्सली घटनाएं जिस तरीके से बढ़ रही हैं उसके जिम्मेदार कांग्रेस सरकार है। आदिवासी जनता की हत्या की दोषी है छत्तीसगढ़ सरकार, उन्होंने ये भी कहा। और इसके साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार के आते ही नक्सली अब हावी होने लगे हैं। वहीं बस्तर की जनता को नक्सलियों के भरोसे छोड़ने की बात भी उन्होंने कही। पूरे छत्तीसगढ़ में निरीह आदिवासी निरीह नागरिकों को नक्सलवादी उनकी हत्या कर रहे हैं। 75 से ज्यादा आदिवासी भाइयों की हत्या नक्सलवादी कर चुके हैं कि यहाँ धमतरी, गरियाबंद और सरगुजा, कवर्धा, राजनांदगांव जहां पर नक्सलवाद समाप्त हो गया था, वहां पर भी अब नक्सल गतिविधियां बढ़ गई है। और सरकार वनवासियों का, आदिवासियों के जीवन को बचाने में पूरी तरह असफल साबित हुई है। और एनएचएम कर्मियों की हड़ताल पर एक बड़ा अपडेट आपको दे दे। बीजेपी सांसदों ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के संविलियन का आग्रह उन्होंने किया है। इसके साथ ही ये भी कहा कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को निरस्त किया जाए। सांसद अरुण साव, विजय बघेल और गोमती साय ने पत्र लिखा है टीएस सिंहदेव को और मांग की है कि संविदा एनएचएम कर्मियों को संविलियन किया जाए। इसके साथ ही उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को निरस्त करने की मांग को लेकर भी ये पत्र। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में मुंगेली जिले में फिर से लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। इसे लेकर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। इस बार 25 सितंबर से 30 सितंबर तक के लिए मुंगेली जिले के सभी नगरीय निकायों और 18 ग्राम पंचायतों में लॉकडाउन लागू किया गया है। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी चीजों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। इधर मुंगेली जिले में लगातार कोरोना के मरीज मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले हफ्ते किए गए लॉकडाउन में संक्रमण रुकने के बजाय और बढ़ा। ऐसे में एक बार फिर जिले में लॉकडाउन किया गया है, लेकिन शहर में लोगों का अभी भी आना जाना जारी है। इसे देखने के बाद लगता है कि आम लोग और प्रशासन लॉकडाउन को लेकर बहुत गंभीर नहीं है। वहीं जांजगीर चांपा जिले के सभी 15 नगरीय निकायों और निकाय के समीप 37 गांवों में 25 सितंबर से हफ्ते भर तक कंटेनमेंट घोषित किया गया है। लॉकडाउन के पहले दिन बेवजह घूमने वालों को उठक बैठक कराई गई, तो वहीं सड़क किनारे खड़ा करके सजा भी दी गई। वहीं आगे सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ये जो लॉकडाउन है वो कोरोना के चक्र को टूटने के लिए आवश्यक है। पेट्रोल पंप है, गैस का है और सब्जी और दूध का है, मेडिकल है। इन चीज़ों को एक समय पर छूट देके, इन दुकानों को समय पर छूट देके और उस पर लॉकडाउन रहेगी। जिन जगहों पे भी कंटेनमेंट जोन घोषित है वहाँ पे बिल्कुल आवागमन केवल इमरजेंसी चीज़ों के लिए, जैसे हॉस्पिटल जाना हो किसी को तो उसके लिए ही बस छूट दी गई है। उसके अलावा आवागमन बिल्कुल प्रतिबंधित है कंटेनमेंट जोन में। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन बिल्कुल मुस्तैदी से काम कर रहा है, देख रहे हैं हम, और जो लोग भी इसका नियम का उल्लंघन कर रहे हैं उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जांजगीर के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की असंवेदनशीलता उजागर हुई है। सांप के डसने से 2 साल के बच्चे की मौत होने के बाद उसके शव को गांव ले जाने शव वाहन नहीं मिला। स्थिति ये आ गई कि परिजनों को पॉलिथीन में पैक कर शव को बाइक पर ही गांव ले जाना पड़ा। बनारी गांव के 2 साल के मासूम को आज सुबह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
जिला अस्पताल में एम्बुलेंस और अन्य वाहन हैं, लेकिन मासूम के शव को घर तक छोड़ने के लिए वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया। इस मामले की तुल पकड़ने के बाद सीएमएचओ डॉक्टर SR बंजारे ने मामले में जांच कराने की बात जरूर कही है। वहीं उनका यह भी कहना है कि जिला अस्पताल में वाहन है, लेकिन ऐसी स्थिति कैसे बनी, इसकी वो जांच करवाएंगे। परिजनों को बताना था संबंधित डॉक्टर को कि अमुक गांव से हैं और हमें तत्काल ले जाना है। 100 वाहन उपलब्ध है, गाड़ी छोड़ के आ जाती, कोई समस्या नहीं थी। यदि चूक हुई है तो जांच कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आज भी हाथियों की दहशत बरकरार है। अंबिकापुर में पिछले एक हफ्ते से उदयपुर वन परिक्षेत्र में 7 हाथियों का दल अलग अलग इलाकों में जाकर मक्के और धान की फसल को बर्बाद कर रहा है। इसके साथ ही ग्रामीणों के घरों को भी क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। वन अमला जंगलों में बसे ग्रामीणों को शासकीय भवनों में अब शिफ्ट कर रहा है। वहीं उदयपुर के लक्ष्मणगढ़ इलाके में हाथियों ने जमकर नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों की फसलों के साथ ही उनके मकानों को भी हाथियों ने ढहा दिया है। ग्रामीणों ने भागकर यहां से अपनी जान बचाई। वहीं महासमुंद में हाथियों की दहशत आज भी बरकरार है। हाथी काल बनकर यहां मंडरा रहे हैं। आज सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकले 2 बच्चों को हाथियों ने घायल कर दिया। वहीं पूरी घटना बरौंडा साराडी मार्ग की बताई जा रही है। बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं पत्थल गांव में भी हाथियों ने 2 लोगों को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। तपकरा और कुनकुरी इलाके में हुई घटना से ग्रामीण आक्रोशित हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।